हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 4 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो ये पेपर 1 से रिलेटेड ये कुछ टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये पेपर 2 के टॉपिक्स, एंड फिर ये पेपर 3 के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। इससे लेक्चर्स की हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। और इसी नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। तो देखिए, यहां पर बात हो रही है क्रेट आइलैंड के बारे में। तो क्रेट आइलैंड की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। यहां पर हम लोग को मेडिटेरेनियन सी पर देखने को मिलती है क्रेट आइलैंड की लोकेशन। ग्रीस का ये हिस्सा है, ग्रीक का एक हिस्सा हम लोग को नजर आता है। ग्रीक आइलैंड है, ग्रीस का ये हिस्सा है। और यहां पर आप देखिएगा ये टर्की हम लोग को नजर आ रही है। और आप समझ ही गए होंगे, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, कि इस क्षेत्र पर क्या इशू चल रहा है, तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि काफी डिटेल में हम लोग ने इस क्षेत्र पर जो इशू चल रहा है उसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और ये वाला जो टॉपिक है, ग्रीस और टर्की के बीच में जो मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा अब इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो इस पर आप अच्छे से जो है वो इसके पूरे नोट्स जो है वो बनाकर रखिएगा अपने पास, राइट। तो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनके कंसेप्ट तो ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। बट जो अगर आप पहली बार मेरा इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो 24 अगस्त 2020 के लेक्चर में जाइएगा। ग्रीस और टर्की के बीच का जो इशू है वो पूरी तरह से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। टर्की क्या कर रहा है, यहाँ पर लीबिया के साथ एक मैरीटाइम कॉरिडोर जो है वो क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पर पता लगा रहा है कि किस किस जगह पर जो है वो नेचुरल गैस है, राइट। तो उसके एक्सप्लोरेशन पर ये जो है वो काम कर रहा है। और अभी हमने 1 तारीख को भी डिस्कस किया था, 2 दिन पहले, यानी कि परसों हमने डिस्कस किया था कि यूरोपियन यूनियन ने टर्की को भी मना किया था कि इस क्षेत्र पर जो है वो किसी प्रकार की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी या ड्रिलिंग एक्टिविटी जो है वो ना करे, राइट। तो ये एक मुद्दा हम लोग को यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसकी लोकेशन जो है वो अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी डायरेक्टली लोकेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस ग्रीक आइलैंड बताया जा रहा है। इसमें आबादी जो है वो सबसे ज्यादा है, और सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीक का हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ग्रीस का ये पार्ट हुआ था 1913 में, क्रेट। और ये जो एजियन सी है, अब देखो यहाँ पर क्या है, एजियन सी। तो एजियन सी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एजियन सी को लीबियन सी के साथ जो है वो मतलब सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, क्रेट। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको लीबियन सी दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको एजियन सी यहाँ पर नजर आ रही है, और ये सी ऑफ क्रेट भी यहाँ पर हम लोग को नजर आ रही है। तो ये कुछ लोकेशन जो होती है वो अच्छे से आप लोग को देखनी होती है। देखो, ये आपको दिखाई दे रही है लीबिया, और ये आपको दिखाई दे रही है टर्की। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो हम लोग को एक कॉरिडोर जो है वो तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, जो टर्की जो है वो क्रिएट कर रहा है। और इसका अपोज जो है वो पूरा यहाँ पर इस क्षेत्र की पूरी कंट्री जो है वो कर रही है टर्की का अपोज। टर्की इकलौती हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, और उसके अगेंस्ट जो है वो सभी है। और हालांकि जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि टर्की कहीं ना कहीं जो है वो इशूज यहाँ पर क्रिएट कर रही है, राइट। अशांति टाइप का माहौल जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर पूरी अभी फ्रांस की भी मिलिट्री जो है वो यहाँ पर आ गई थी। तो पूरा टॉपिक मैंने काफी डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप एक बार जाकर 24 अगस्त के लेक्चर को देख लीजिएगा, पूरा टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है मानसर वेटलैंड के बारे में। मानसर वेटलैंड, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि कहां पर है, तो आपको याद होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है। कॉम्प्रिहेंसिव मानसर रेजुवेनेशन एंड डेवलपमेंट प्लान अभी रिसेंटली रिव्यू किया गया है, क्योंकि इस जगह को, मानसर वेटलैंड को ब्यूटीफाई करने का काम किया जाएगा। इसको डेवलप करने का, उसको रेजुवेनेट करने का काम किया जाएगा। तो इसको लेकर जो है ये प्लान हम लोग को देखने को मिला। बट मेनली यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो आपसे डायरेक्टली लोकेशन वाला क्वेश्चन बनेगा कि मानसर वेटलैंड जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और सुरीनसर मानसर लेक जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये 2005 में रामसर कन्वेंशन का पार्ट बन गई थी। और रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड सिविल सर्विसेज में अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको मुझे आंसर लिखकर बताना है कि रामसर कन्वेंशन क्या है। 50 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए। और मैप की प्रैक्टिस आपके लिए ये है कि आप इनमें से, आप ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, आपको जो है वो यहाँ पर 10 रामसर साइट्स जो इंडिया के अंदर है वो लोकेट करनी है, कि कौन सी रामसर साइट है। टोटल आपको 10 रामसर साइट्स जो है वो यहाँ पर लोकेट करनी है। कोई भी कर सकते हो आप, कोई भी 10, ठीक है, बट 10 जो है वो जरूर कीजिएगा। और आप जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं,
उस स्टेट में अगर कोई रामसर साइट है तो वो तो डेफिनेटली आपको करना ही करना है। और आप चाहें तो खुद भी जो है वो पेंसिल से मैप को ड्रॉ कर सकते हैं, इससे मैप की प्रैक्टिस भी आपकी होगी। और ड्रॉ करने के बाद जो है वो आप इनको लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं, या फिर इन जनरल स्क्रीनशॉट लेकर इसी पर ही जो है वो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। और आप जो है गाइस ये करने के बाद करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम का अपना एक टेलीग्राम चैनल है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा, इसके डिस्कशन ग्रुप में आप ये वाली फोटो जो है वो शेयर कर दीजिएगा, प्लस आपका आंसर भी रामसर कन्वेंशन का। आप चाहें तो रामसर कन्वेंशन क्या होता है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए आज की एक्सरसाइज है। अब पेपर 2 की न्यूज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको अभी रिसेंटली इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में आप जानती हैं होता क्या है कि अगर जिस भी व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस हुआ होता है और किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी फैमिली को जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस के तौर पर प्रोवाइड किया जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा ये LIC के द्वारा ये इंप्लीमेंट की जा रही है ये वाली स्कीम। इसमें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है वो सभी के सभी जितने भी हमारी कंट्री में कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं टोटल 62, तो वहां पर 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को जो है ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। 5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस जो है वो उनका करवाया जा रहा है LIC के थ्रू। तो उसको लेकर ये स्कीम है, सिंपल सी चीज जैसा ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज दोनों को ही बेनिफिट दिया जाएगा, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिक्स और सैनिटाइजेशन स्टाफ भी इंक्लूडेड है। तो ये वाली चीज जो है आप लोग को इन जनरल पता होनी चाहिए, सिंपल सी। अब यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस स्कीम को हम लोग देखेंगे। इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना, इसका एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेसिंग को मॉडर्नाइज करना और एग्रीकल्चर वेस्ट को डिक्रीज करना है। इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं और इसमें 7 कंपोनेंट्स हम लोग को नजर आते हैं। मेगा फूड पार्क बनाना। मेगा फूड पार्क के बारे में अपन ने चर्चा ऑलरेडी की हुई है। मेगा फूड पार्क जो है वो तैयार किए जाते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इंटीग्रेट किया जाता है। कोल्ड चेन आपको पता होगा इस, जैसे कि अभी अपन ने बात करी, ये यहाँ पर आप देखिए एग्रीकल्चर वेस्ट को डिक्रीज करना है। एग्रीकल्चर वेस्ट कब डिक्रीज होंगे? जब हमारे पास एक कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये सब एग्रीकल्चर क्या होती है, पेरिशेबल कमोडिटीज हम लोग को देखने को मिलती है। एग्रो प्रोडक्ट्स पेरिशेबल होते हैं, राइट, जो कि एक टाइम पर सड़ जाते हैं अगर उनको प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं रखा जाएगा। जैसे कि अगेन वही वाला एग्जांपल कि आप अपने घर पे सब्जी लेकर आओ, डाइनिंग टेबल पे छोड़ दो, सब्जी सड़ जाएगी कुछ दिनों में, बट वहीं अगर आप उसको फ्रिज में रख दोगे तो थोड़ा लंबे समय तक चल लेगी, है ना। तो ऐसे कोल्ड चेन स्टोरेज जो है, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम लोग को क्रिएट करना है। मेगा फूड पार्क में भी यही सब चीजें होती हैं, कोल्ड चेन स्टोरेज वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है। मेगा फूड पार्क से जो दूसरे यानी कि शहरों में जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको पहुंचाया जाता है, सामान जो है वो भेजा जाता है। तो एक पूरी चेन जो है वो यहाँ पर क्रिएट की जाती है। और इसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, राइट। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज में भी इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करी थी कि सरकार फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर सेटअप हो, राइट। ज्यादा से ज्यादा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में बिलोंग करते हैं, तो उनको वहां पर फायदा प्रोवाइड करा दिया जाए, राइट। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जोड़ा जाए। तो ये इसके आज की डेट में ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब पता होगा ना आपको, जैसे कि टमाटर है, ठीक है। टमाटर क्या है? टोमेटो, ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अब टोमेटो से टोमेटो सॉस बना दिया, ये होता है फूड प्रोसेसिंग, राइट। अब टोमेटो सॉस जो होता है वो लंबे समय तक चलता भी है, राइट। उसकी प्रिजर्वेशन कैपेसिटी भी हम लोग को काफी अच्छी देखने को मिलती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इसको हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीज भी जो है वो इस प्रकार से भी इसको लिंक करो आप, कि एक्सपोर्ट से भी लिंक करो आप। फूड प्रोसेसिंग जो होगा उसके क्या फायदे होंगे? एक्सपोर्ट कर पाएंगे हम लोग, जो एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो होने नहीं देंगे, क्योंकि जो भी सरप्लस जो एग्रीकल्चर होता है हमारा प्रोड्यूस, उसको जो है वो हम लोग मतलब कन्वर्ट कर देंगे, राइट, इस प्रकार से फूड प्रोसेसिंग के थ्रू। तो ये इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है, तो ये आप समझ लो, काफी इजी सी चीज है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज एग्रीकल्चर के अंदर। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब क्या है कि जैसे कि ये फार्म है, ठीक है, फार्म है, एग्रीकल्चर है ये, ठीक है, एग्रीकल्चर यहां पर होता है। अब एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए जो चीज की आवश्यकता होती है, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, एग्रोकेमिकल्स। तो ये बैकवर्ड, एग्रीकल्चर के पीछे वाला बैकवर्ड जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, इसके थ्रू जो है वो एग्रीकल्चर को फायदा मिलता है, राइट। इसके आगे की बात करें फॉरवर्ड की, तो फॉरवर्ड में क्या होगा? एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस निकलेगा, मैंने भी आपको बताया टमाटर से क्या बनाना है, टोमेटो सॉस, तो ये क्या हो गया? फूड प्रोसेसिंग, ये इसके फॉरवर्ड में चलेगी। और उसके बाद क्या होता है फॉरवर्ड? एक्सपोर्ट। तो ये इस प्रकार से, यानी कि जो एग्रीकल्चर के पीछे, यानी कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता लगती है, तो वो बैकवर्ड। और फॉरवर्ड यानी कि एग्रीकल्चर के आगे, यानी कि एग्रीकल्चर के बाद जो है वो और कैसे करना है जिससे कि इनकम जनरेट हो सके और अल्टीमेटली एक अच्छा इकोसिस्टम इस प्रकार का तैयार हो सके। तो ये होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज। तो इसको हम लोग को कनेक्ट करना है, राइट, जिससे कि एक बेटर जो है वो इकोसिस्टम तैयार हो और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो किसी भी क्षेत्र में ना हो। जैसे कि अगर देखो, अगर यहाँ पर
यहाँ पर ये केमिकल्स वगैरह नहीं होंगे, फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं होंगे, उसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी फार्म तक, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर वो हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा कि बेटर प्रोडक्शन होगा। क्योंकि अगर अच्छे हम लोग को फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं, अगर अच्छे मैन्योर्स वगैरह जो है वो इसमें एग्रीकल्चर में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा। अगर नहीं मिल पाएंगे तो प्रोडक्शन जो है उसका लॉस हम लोग को देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन हो गया तो ऑब्वियस ही बात है कि कनेक्टिविटी चाहिए उसको जो है वो शहरों तक पहुंचाने की, ये फॉरवर्ड लिंकेज में आ जाती है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इसको भेज दिया जाए, जिससे कि ये जो है इनपुट की तरह काम करे। मतलब कुल मिलाकर ये एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट जो होता है, जो एग्रीकल्चर में डाला जाता है, वो जो होता है बैकवर्ड, और सामने वाली फूड प्रोसेसिंग कंपनी के लिए जो इनपुट होता है एग्रीकल्चर का, वो होता है फॉरवर्ड। तो ये वाला सिनेरियो आप लोग को थोड़ा सा बस समझना है इन जनरल। तो इसको जो है वो कनेक्ट करना है, लिंक करना है, इस पर भी काम चल रहा है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक्सपेंड करना है, फूड प्रोसेसिंग ज्यादा से ज्यादा हो, प्रिजर्वेशन कैपेसिटी जो है वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें या एक्सपेंड करें, फूड सेफ्टी और क्वालिटी पर फोकस करना है, राइट, इसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारी कंट्री के अंदर क्वालिटी को अश्योर करने के लिए कौन सी बॉडी काम करती है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स और इंस्टीट्यूशन पर काम जो है वो किया जाए, तो ये इसके कुछ 7 कंपोनेंट्स इस स्कीम के हम लोग को देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, सिर्फ सिंपल सी बात आपको ये पता होनी चाहिए। अब इस स्कीम बेहतर तरीके से चले, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस स्कीम में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पर जो है वो आज की डेट में काम करना है और प्रायोरिटी पे इस पर काम करना है। तो इसको लेकर सरकार ने क्या किया, सरकार 35 से लेकर 75% तक सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, ग्रांट इन एड के तौर पर सब्सिडी देती है वो उन इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्ट करते हैं इन फलाना ऊपर दिए गए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मेगा पार्क हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, तो उनको 35 से 75% की सब्सिडी उनको उनके प्रोजेक्ट के कॉस्ट के ऊपर दी जाती है। और देखिए यहाँ पर मैक्सिमम स्पेसिफाइड लिमिट होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर 1 करोड़ का है एक प्रोजेक्ट तो उस पर जो है वो 35 से 75% देना ही देना है, नहीं, इसमें भी कैपिंग की गई है, राइट, यानी कि कैपिंग यानी कि एक लिमिट जो है वो तय की गई है कि किस किस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो कितनी लिमिट होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब इन जनरल जो है वो 35 से 75%, नहीं, लिमिट तय की गई है, नहीं तो फिर ऐसे में तो बहुत घोटाले भी हो सकते हैं कि नहीं। तो ये लिमिट भी तय करना बहुत जरूरी होता है प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली 27 प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग को इस स्कीम के तहत अप्रूव किए गए हैं, और ये फूड प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। इसमें नए इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो कि बताया जा रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करेंगे, लाखों किसानों को भी इससे डायरेक्टली फायदा मिलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, किसान को फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि किसान का जो प्रोड्यूस है वो खराब नहीं होगा, जो भी प्रोडक्शन जो किसान करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो खराब नहीं होने वाला है। कोल्ड चेन फैसिलिटीज जो होंगी गाइस, तो ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए जो है वो क्रिएट की जा रही हैं, राइट, अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ये आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो ये वाली चीज मैंने आपको ऑलरेडी भी पीछे एक्सप्लेन करी थी, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जान लो, जैसे कि कोल्ड चेन स्टोरेज क्या होता है आप समझ ही गए हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खराब ना हो, इसके लिए कोल्ड चेन स्टोरेज, यानी कि पहले वेयर हाउस है वो भी कोल्ड चेन का होना चाहिए। अब जिन गाड़ियों में जो सामान जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो गाड़ी का भी चैम्बर जो होना चाहिए वो कोल्ड चेन वाला होना चाहिए, राइट, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो खराब ना हो, यानी कि जब वो अपनी लोकेशन पर पहुंचे, डिलीवरी लोकेशन पर पहुंचे, तो उस लोकेशन पर पहुंचने के समय पर वो खराब ना हो, यानी कि सड़ ना जाए, राइट। तो इसकी अगर हम लोग बात करें, इसकी जो स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है ये, तो इसमें सरकार जो है वो प्रोवाइड कराती है फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट इन एड के तौर पर, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, यहाँ पर जो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें 35 से 75% तक का प्रोवाइड किया जाता है। तो वहीं यहीं पर ही वैसे ही कोल्ड चेन के लिए भी 35% जनरल एरियाज के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, 50% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, हिमालयन स्टेट हो गए, ट्राइबल एरियाज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एरियाज। इसके अलावा आइलैंड्स हो गए, तो यहाँ पर जो है वो 50% सब्सिडी जो है वो सरकार प्रोवाइड कराती है, और जनरल स्टेट के अंदर 35% सब्सिडी जो है वो सरकार की तौर से हम लोग को देखने को मिलती है, और ये स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और 50 और 75% का असिस्टेंस जो अभी हमने बात करी थी, तो ये प्रोसेसिंग में और वैल्यू एडिशन पर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें 10 करोड़ रुपए का मैक्सिमम ग्रांट इन एड जो है वो एक प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड किए जाने की कैपिंग जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है, जिस कैपिंग के बारे में अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, लिमिट के बारे में, है ना। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसके बारे में एक जनरल एक आइडिया बस आपको होना चाहिए। इस न्यूज की बात करें तो इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन का।
तो आपको इस नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिया और वियतनाम जो है इनके बीच की जो ये मीटिंग है, यानी कि जो जॉइंट कमीशन होता है, इसमें किन एरियाज पर चर्चा होती है, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल, इन एरियाज पर जो है इस मीटिंग के दौरान चर्चा की जाती है। और ये इसकी 17th मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अभी आपके लिए एक मैप टास्क है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है कि इंडिया और वियतनाम के बीच में ये कंट्रीज जो है वो उनके नाम क्या क्या है, और आपको ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन वाली कंट्रीज के नाम लिखकर बताना है, यानी कि इस ऑर्डर पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो ऐसे लिखकर बताइए जरा आप नीचे कमेंट बॉक्स पर। एंड इस मीटिंग के दौरान क्या क्या चीजें हुई, तो दोनों कंट्री एग्री हुई बायलैटरल कॉपरेशन पर कि अपने बीच के बायलैटरल कॉपरेशन को वो एनहांस करेंगी। और ये इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है जिसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो इस पर जो है वो बोला है कि दोनों कंट्रीज जो है वो मिलकर काम करेंगे, यानी कि वियतनाम ने बोला है कि वो इस पर जो है वो इंडिया का सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये इंडिया का ही एक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। और दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि वो आपस में मिलकर जो है वो बायलैटरल और रीजनल फोरम्स पे काम करेंगी एक साथ, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया और आशियान हो गया। तो ऐसे जो इंटरनेशनल फोरम्स वगैरह होते हैं, रीजनल फोरम्स, तो उस पर जो है वो वियतनाम और इंडिया साथ में मिलकर जो है वो कोई भी डिसीजन लेंगे, यानी कि किसी भी चीज पर चर्चा होती है तो दोनों जो कंट्री है इंडिया और वियतनाम, ये मिलकर जो है वो काम करेंगी किसी डिसीजन के ऊपर और एक दूसरे का जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी इस पर जो है वो बातचीत हुई, चर्चा हुई। इसके अलावा ये जैसे इमर्जिंग एरियाज हैं जैसे कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, मरीन साइंस, राइट, और नई नई टेक्नोलॉजीज, तो इन पर्टिकुलर कुछ एरियाज के ऊपर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। तो इस पर भी बातचीत यहाँ पर हुई है। और इंडिया ने वियतनाम को इनवाइट किया कि इंडिया का जो नया इकोनॉमिक कैपेसिटी और डिमांड का जो मॉडल अभी एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, सिंपल तौर से मैं आपको बोलूँ कि इंडिया का जो ये इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है, तो इस पर इंडिया ने वियतनाम को बोला कि हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी वेरियस प्रोडक्ट्स की, तो आप जो है वो इसका फायदा उठाओ, यानी कि आप जो है वो इंडिया से जो है वो सामान परचेज करो, मतलब चाइना से परचेज करने की जगह। बट एक और चीज इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि गाइज पता है क्या हुआ है, या अभी आपने देखा होगा कि कोविड के चलते काफी सारी एमएनसीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो चाइना को छोड़कर दूसरी दूसरी कंट्रीज जो है वो सेट चली गई हैं, राइट। तो काफी सारी कंट्रीज ने वियतनाम को भी चूज किया हुआ है। तो काफी सारी कंट्रीज जो है अभी रिसेंट पास्ट में एमएनसीज काफी सारी वो वियतनाम में भी शिफ्ट हुई हैं। तो इंडिया जो है वो यही फोकस कर रही है कि जितना भी मटेरियल जो होता है जो आज की डेट में इंडिया मैन्युफैक्चर करेगी, तो इंडिया ने वियतनाम से कहा कि आप जो है वो रेदर देन दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराने की जगह इंडिया से इंपोर्ट कराओ। तो इस प्रकार की चीज भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिस पर चर्चाएं हुई हैं, जिसके बारे में एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। अब बात करें इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव के बारे में, तो देखिएगा इस 2019 में ईस्ट एशिया समिट के दौरान हमारे इंडियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। इस पर ये इनिशिएटिव में फोकस क्या होता है कि इस क्षेत्र के, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज हैं वो मिलकर काम करें मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, यानी कि इस क्षेत्र पर सिक्योरिटी जो है वो एनहेंस की जाए, बढ़ावा दिया जाए सिक्योरिटी को। मैरीटाइम इकोलॉजी, इकोलॉजी यानी कि इन द सेंस कि वहाँ पर जो एक्वेटिक स्पीसीज वगैरह जो हैं, यानी कि नीचे जो फिश वगैरह हैं और वेरियस जो स्पीसीज हैं ओशियन में, तो उनको जो है वो कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उस जगह के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो इस पर जो है वो काम किया जाए, इस पर बढ़ावा दिया जाए। मैरीटाइम रिसोर्सेज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और भी काफी सारे चीजों के ऊपर जो है वो काम करने को लेकर ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। इंडिया ने प्रपोजल रखा था इस इनिशिएटिव का और लॉन्च किया था कि इस क्षेत्र पर वेरियस चीजों पर जो है वो फोकस किया जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस था कि यहाँ पर किसी प्रकार का की इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इश्यूज जो है वो एरियाज पर नहीं होने चाहिए, जैसे कि डिजास्टर्स वगैरह कुछ हो जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट पास में एक डिजास्टर हुआ था, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे लिखकर बताना है कि कहाँ पर अभी रिसेंटली एक बड़ा सा जो ऑयल स्पिलिंग हुई है, एक बड़ा सा शिप जो है वो टूट गया है और ऑयल स्पिलिंग हुई है, किस कंट्री के पास? इसका आंसर फटाक से लिखकर बताइए। तो ऐसे ही कुछ जो इश्यूज, जो डिजास्टर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ऐसे डिजास्टर जो है वैसे क्षेत्र में ना हो, तो उसके लिए जो है वो वेरियस यहाँ पर इस इनिशिएटिव के थ्रू वेरियस प्लान्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस जो है वो तैयार किए जाते हैं, राइट। इसके अलावा आगे की बात करें गाइस, तो इंडिया और वियतनाम, एक फैक्ट है वो याद रखना कि ये दोनों ही नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर हम लोग को देखने को मिलने वाली हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2021 में, इंडिया वियतनाम दोनों, राइट। अब अभी आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स। काफी इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में पहले भी हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है इसमें हम लोग एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी एक रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे जो कि एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रही है। इसने अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट रिलीज करी है, इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि पिछले साल काफी ज्यादा केसेस जो है वो बढ़े हैं 2018 के मुकाबले। काफी ज्यादा केसेस जो है वो सुसाइड के, एक्सीडेंटल डेथ के जो है वो
रजिस्टर हुए हैं। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो सबसे पहले सुसाइड के क्या मामले हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिले हैं, पहले इसकी रिपोर्ट में जानते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पर रिपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसको आपको किस तरीके से पढ़ना है या किस तरीके से इस टॉपिक को आपको समझना है, क्योंकि रिपोर्ट्स में तो काफी सारे आंकड़े वगैरह होते हैं, बट ये सब आंकड़े आप लोग को याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो आपको एक जनरल फिगर जो है वो फिगर नहीं इन द सेंस कि जनरल पता होना चाहिए बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, बस इतना, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी, और प्रीलिम्स में भी ऐसे कोई फिगर वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। दूसरी चीज जो है वो आपको ये पता होनी चाहिए, जैसे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अभी आप देखोगे यहां पर बताया जा रहा है कि फीमेल की जो सुसाइड के जो मामले सामने आए हैं उनमें से आधी से ज्यादा फीमेल जो है वो हाउसवाइफ पाई गई हैं। और आप जानते हैं कि वुमेन से रिलेटेड जो है वो अक्सर क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, ये बात तो आपको क्लियर है 100%। जिसने अभी अभी भी तैयारी शुरू की होगी उसको भी ये वाली बात पता होगी कि यार वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आते हैं। तो अगर वुमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, और ज्यादातर हम लोग को जीएस पेपर 2 और पेपर 4 में देखने को मिलेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वुमेन से रिलेटेड, तो आप किस प्रकार से इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस जो वुमेन फेस करती हैं उसके जो कानून है हमारी कंट्री में उसको स्ट्रेंथन करना है। क्योंकि अब यहां पर आपका क्वेश्चन बेहतरीन नॉलेजेबल बनेगा। आप लिखोगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी ये महिला जिन्होंने सुसाइड करी है उनमें से आधी से ज्यादा महिलाएं जो है वो हाउसवाइफ है, राइट। तो इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस वाले जो लॉज हैं, कानून है, उसको अपन को स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, और कड़क करना है, मजबूत बनाना है ना। ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। अब ये सब जो चीजें होती है ना, इनमें से आपको आपके मेंस के आंसर को बेहतर बनाने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स उठाने हैं। फिगर वगैरह याद मत रखना, फिगर वगैरह लिखने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब अगर स्टूडेंट फिगर याद करके गए, वहां पे प्रेशर में अगर आपने फिगर में भूल गए, मान के चलो कि एक आधी डिजिट ही अगर आपने इधर उधर कर दिया या हटा दिया, और बाय चांस जो कॉपी आपकी चेक कर रहे हैं उन्होंने गूगल कर लिया ना एक बार, तो ये, और आपका अगर गलत निकला वहां पे, तो आपके जो रेस्ट ऑफ द आंसर्स होंगे जहां जहां पे आपने ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाली होगी ना, वो यकीन नहीं करेंगे उसके ऊपर, और उस पर फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इस प्रकार की भूल बिल्कुल मत करना। ये सब कुछ चीजें होती है, स्टूडेंट सोचते हैं कि मजा आएगा, वो रट लेते हैं फिगर्स वगैरह, डिजिट वगैरह, और सोचते हैं कि अपन आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है वो जो चेक कर रहे होंगे वो इंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, होता है, लगता है कि हाँ यार ऐसी चीज अगर आप लिख दोगे तो लगेगा हाँ यार वाकई में आपको तो बहुत डेटा याद है। बट प्रॉब्लम इज कि इस एग्जाम की तैयारी में आपको स्मार्टली तैयारी करनी है, राइट। डेटा वगैरह इतना सारा आप याद करोगे, एफर्ट लगाओगे, उससे बेटर है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो याद करो। ये वाले जैसे अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा, राइट, रिपोर्ट, एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये चीज पाई गई, तो सामने वाले लगेगा हाँ यार यू आर अवेयर, कि आप जो है वो चीजों से अवेयर हो, राइट। इस तरीके से आपको आपकी तैयारी करनी। चलो एनीवेज, आगे अपन अब रिपोर्ट पर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सुसाइड के मामले को लेकर जो है वो रिपोर्ट में क्या सामने आया। तो सुसाइड के मामले में बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिली है। 1,34,000 से 1,39,000 के अराउंड बढ़ोतरी जो है वो हो गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 97,500 प्लस केसेस जो है वो मेल सुसाइड के सामने आए हैं, जिनमें से ज्यादातर जो सुसाइड करी है मेल्स ने वो डेली वेज अर्नर थे, यानी कि दैनिक वेतन भोगी थे, यानी कि डेली बेसिस पर वो उनकी अर्निंग होती, वेज अर्नर थे, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर वगैरह, राइट। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दूसरे नंबर पर जिन्होंने सुसाइड करी, तीसरे पे अनएम्प्लॉयड पर्सन। फीमेल की बात करें, फीमेल के बारे में आपको बता दिया कि ज्यादातर जो महिला हैं वो हाउसवाइफ हम लोग को देखने को मिली हैं, जिनके सुसाइड के मैटर्स केसेस जो है वो सामने आए हैं। और ज्यादातर सुसाइड्स जो अनएम्प्लॉयड पर्सन की हम लोग को देखने को मिली है, राइट, यानी कि बेरोजगार लोगों ने जो सुसाइड करी है, उनमें से ज्यादा मामले केरला में 14%, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर ओडिशा, ये हम लोग को देखने को मिला। इन स्टेट्स के अंदर इस प्रकार के आंकड़े नजर आए सामने। सबसे ज्यादा केरला, याद रखना है। ज्यादातर सुसाइड जो है जो बिजनेसमैन ने करी है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने सुसाइड करी है, उसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र के सामने आए हैं, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। अच्छा, ये आंकड़ा जो है वो पिछले साल का, ये बात याद रखना है, 2019 का ये आंकड़ा है, ठीक है। आगे की बात करें, सिटीज, सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि सिटीज में, शहर में रहने वाले लोगों ने सुसाइड करी है सबसे ज्यादा, और एज कंपेयर टू ऑल इंडिया एवरेज, यानी कि ऑल इंडिया का जो एवरेज है उसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो सुसाइड के केसेस हैं वो सिटीज से नजर आए, शहरों से नजर आए। इसके अलावा जो मास या फिर फैमिली सुसाइड हम लोग को देखने को मिले, सामूहिक आत्महत्या या पारिवारिक आत्महत्या, एक ही पूरी फैमिली ने जो है वो एक साथ सुसाइड कर ली, ऐसे भी केसेस आते हैं सामने। तो सबसे ज्यादा वो तमिलनाडु से देखने को मिले, सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, राजस्थान। तो ये जो है वो आंकड़े कुछ हम लोग को यहाँ पर नजर आए हैं। तो ये किसकी बात करिए अपन ने, सुसाइड के केसेस देखे अपन ने। अब अपन एक्सीडेंटल केसेस को देखते हैं कि एक्सीडेंट के मामले किस प्रकार से हैं। तो 2.3% जो है वो इंक्रीज हुआ है एक्सीडेंट के केसेस में 2018 से, अगर हम लोग कंपेयर करें तो, राइट। 4,11,000 से 4,21,000 हो गया, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। और ज्यादा जो कैजुअलिटीज जो सामने आई हैं वो 30 से लेकर 45 साल की उम्र के लोगों की नजर आई हैं, यानी कि जिन लोगों की मौत हुई है वो 30.9% जो लोग हैं वो 30 से 45 एज ग्रुप के नजर आए हैं। उसके बाद फिर 18 से 30 एज ग्रुप के हम लोग को देखने को मिले हैं।
और एक्सीडेंटल डेथ में सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र हम लोग को देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र का जो ये फिगर है 70,329, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। और दूसरी बात ये भी कहा है कि अगर हम लोग जितनी भी एक्सीडेंटल डेथ ऑल ओवर इंडिया हुई हैं उसका 1/6 जो है और उसके आसपास 1/6 के आसपास महाराष्ट्र का ही काउंट कर रहा है। तो ये चीज़ है, यानी कि बहुत मतलब ज़्यादा डेथ जो है वो एक्सीडेंटल के कारण जो है वो महाराष्ट्र में रिकॉर्ड की गई है। 8,145 मौतें जो है वो इन टोटल हम लोग को देखने को मिली हैं, जो कि नेचर के कारण हुई है, नेचर के फोर्सेस के कारण, जैसे कि बिजली गिरना, राइट, सन स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, बाढ़ हो गई। तो ऐसे जो नेचर फोर्सेस जो होते हैं तो वो भी, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कि डेथ के एक्सीडेंट, क्योंकि ये सब भी तो एक्सीडेंट ही होता है ना, नेचर फोर्स भी एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट सिर्फ ये थोड़ा ना कि ट्रैफिक एक्सीडेंट या गाड़ियों से एक्सीडेंट होना, नेचर फोर्स वाला भी एक्सीडेंट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। कोई जो है वो छत से गिर गए गलती से, वो भी एक प्रकार का एक्सीडेंट है, काम करते करते गिर गए तो वो भी एक प्रकार का एक्सीडेंट है ना। तो इसको रोड एक्सीडेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एक्सीडेंट इन जनरल एक्सीडेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। आगे की बात करें, ज्यादातर डेथ जो हुई है वो बिजली के कारण, हम लोग को बिजली गिरने के कारण हुई देखने को मिली है। बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो डेथ के केसेस जो नजर आए हैं वो ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण हम लोग को देखने को मिले, सबसे ज्यादा 43.9%। इसके अलावा सडन डेथ के केसेस जो है वो 11.5%, डूबने के कारण, जहर खाने के कारण, गिरने के कारण, एक्सीडेंटल फायर के कारण, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। और सबसे ज्यादा 18 से 45 साल का जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा मृत्यु जो है वो सामने नजर आई है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं एनसीआरबी से कि एनसीआरबी क्या है। तो एनसीआरबी गाइस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, मिनिस्ट्री याद रखना, राइट। मिनिस्ट्री से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये फलाना बॉडी आती है। तो एनसीआरबी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 1986 में ये सेटअप की गई थी। ये बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्राइम का रिकॉर्ड जो है ये रखती है, यानी कि जितने भी क्राइम्स हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं उनका एक रिकॉर्ड रखती है। जो जितने भी क्राइम हो रहे हैं और क्रिमिनल्स, तो उनकी रिपोजिटरी, उनका एक भंडार जो है वो रखती है इन्फॉर्मेशन का, यानी कि रिकॉर्ड जो है वो रखती है अपने पास, जिससे कि जो मतलब इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह जो होते हैं वो क्राइम को लिंक करने में उनको मदद मिल जाती है रिकॉर्ड को देखते हुए। जैसे कि कल को आप आईपीएस ऑफिसर बनोगे, अगर आप देख रहे हो कि शहर में जो है वो एक जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो आप क्या करोगे, एनसीआरबी के डेटा से छानोगे कि इस प्रकार का पैटर्न जो है वो क्रिमिनल का कब कब देखने को मिला, कौन से केसेस में देखने को मिला। तो उससे जो है आप आरोपियों का जो है वो पता लगा सकते हैं, एक लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हो कि यार ये अपराध इस प्रकार का हुआ है, ये पहले भी ऐसा अपराध हुआ था, राइट। और वो डेटा आपको मिलेगा, तो आप जो है वो अपराधों को लिंक कर सकते हो कि यार क्या कनेक्शन है इस अपराध में। यानी कि अगर कोई सीरियल किलर वगैरह है तो वो किस तरीके के मतलब किन लोगों को टारगेट करता है, किन लोगों को मार रहा है ये, राइट। तो अब जैसे जिन लोगों की मृत्यु हुई है पास्ट में आपने देखा और सेम पैटर्न में मृत्यु हुई है, तो आप जो है वो पूरा रिकॉर्ड एनसीआरबी से मंगा के स्टडी करोगे, उसके बाद जो है वो आरोपी को पकड़ने में आपको मदद मिलेगी। एक लिंक जो है वो आप क्रिएट करोगे, यार किस टाइप के लोग जो है वो मर रहे हैं, यानी कि कोई सीरियल, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया, ये तो एक लौता एग्जांपल, ऐसे 50 एग्जांपल जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे पास्ट में। और जब आप फील्ड में जाओगे तो आप और भी जो है वो डेली बेसिस पर ये सब चीज़ों से डील करोगे। तो कहने का अर्थात ये है कि एनसीआरबी के पास एक अच्छा खासा डेटा होता है, जिस डेटा से मदद मिलती है इन्वेस्टिगेटर्स को क्राइम लिंक करने में, राइट, यानी कि कौन सा क्राइम हुआ है उसको लिंक करने में। और ये सेटअप की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके रिकमेंडेशन के आधार पर एनसीआरबी को सेटअप किया गया था, नेशनल पुलिस कमीशन 1977 टू 1981 का ये हम लोग को देखने को मिला था, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के टास्क फोर्स 1985, तो उस इनके रिकमेंडेशन के आधार पर 1986 को इसको सेटअप कर दिया गया था। और हर साल ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो लेकर आती है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो कि हर साल हम लोग को देखने को मिलती है। और 1953 से ये लगातार अपनी ये वाली रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती आ रही है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में, जिसकी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे की बात करें, कतारी लेबर लॉज रिफॉर्म की यहाँ पर बात हो रही है। कतर, कतर देखो कंट्री की बात हो रही है, कंट्री जो है वो कतर कहाँ पर है, तो ये आपको ईरान दिख रहा है, ईरान के बगल में ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में हमारी कंट्री है। तो ईरान में देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सी जगह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, काफ़ी चर्चा में रही है 2-3 सालों से ये लोकेशन। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। गल्फ ऑफ ओमान ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है। क्वेश्चन इस प्रकार के भी बन सकते हैं कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के आसपास कौन सी कंट्रीज, तो ये सब कंट्रीज का एक आइडिया होना चाहिए। तो मैप को अगर स्टडी करना है तो अच्छे से करो, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन देखना प्रीवियस ईयर के, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको मैप की स्टडी करनी चाहिए। और यहीं पर आप देखो, आपको एक कतर दिखाई दे रहा है। अभी कुछ समय पहले ये यूएई नाम की कंट्री अपन को न्यूज़ में देखने को मिली थी, याद है ना। यहाँ पर है इजराइल, तो इजराइल के साथ जो है वो यूएई के हिस्टोरिक रिलेशंस अभी हम लोग को देखने को मिले हैं। तो उसी के बगल में, यूएई के बगल में यहाँ पर देखो एक कतर कंट्री दिखाई दे रही है। तो इस कंट्री के लेबर लॉज में रिफॉर्म लाए गए, लेबर लॉज, श्रम कानूनों में रिफॉर्म जो है वो लाए गए, सुधार जो है वो लाए गए हैं। तो देखिएगा, इस पिछले साल हालांकि इन रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा हुई थी। जो कतर के जो अमीर हैं
ये 2019 अक्टूबर में हम लोगों ने इस टॉपिक को पहले भी डिस्कस किया हुआ था हालांकि। तो ये पिछले साल ही जो है वो ये चर्चा में आ गया था कि कतर के अंदर कुछ लेबर रिफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। और अभी एट प्रेजेंट जो है ये रिफॉर्म को जो है वो साइन कर दिया, यानी इन कानूनों को जो है वो साइन कर दिया गया है। तो इसलिए ये टॉपिक अगेन न्यूज में आ गया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में हम लोग इस टॉपिक को देखने वाले हैं। और रिफॉर्म जो होगा वो आज की डेट में सभी वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, बताया जा रहा है। कतर के अंदर पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स को हटा दिया गया था, सिर्फ कुछ सेक्टर्स को ही चूज किया गया था। अब सभी के सभी सेक्टर्स में ये एप्लीकेबल होगा, राइट। इवन डोमेस्टिक वर्कर्स ऑल्सो, पहले डोमेस्टिक वर्कर्स जो है घरेलू कामगार जो है उसको हटा दिया गया था, बट अब इसमें भी इंक्लूड कर दिया, यानी कि कतर के अंदर जितने भी लेबर्स हैं सब के सब में अब ये कानून जो है वो एप्लीकेबल होने वाला है, राइट। यानी कि रिफॉर्म जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब रिफॉर्म में क्या किया इन्होंने, इनके पास जो एक कानून था उसको इन्होंने हटा दिया, राइट, अबॉलिश कर दिया। तो अबॉलिश किया खफाला सिस्टम को। क्वेश्चन यहां से बनेगा, खफाला सिस्टम जो है वो किस कंट्री से एसोसिएटेड है? कतर से एसोसिएटेड है। क्या है ये लेबर लॉ हम लोग को देखने को मिलता है कतर के अंदर, एक प्रकार का कानून हम लोग को, श्रम कानून देखने को मिलता है, खफाला सिस्टम, राइट, जो कि अब जो है वो हटा दिया है। अब ये खफाला सिस्टम जो है, या फिर इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट जो है वो कहा जाता है, राइट, जो कि माइग्रेंट वर्कर, जो भी दूसरी कंट्री से जो वर्कर्स कतर के अंदर जो है वो एंटर होते हैं, आते हैं दूसरी कंट्री से वर्कर्स, तो जब उनको जॉब मिलती है तब उस समय जब जॉब मिल गई एक बार उनको, तो उनका जो भी वीजा वगैरह होता है वो पूरा का पूरा जो होता है वो उनके एम्प्लॉयर के पास जो है वो जमा कर दिया जाता है। यानी कि जैसे कि कतर के अंदर एक कंपनी है, एक कंपनी ने एक व्यक्ति को जो है वो फॉरेनर को जॉब पे लिया। अब जैसे ही ये व्यक्ति जॉब पे आता है, एंटर होता है, इस कंपनी के साथ जुड़ता है, तो सबसे पहले तो उस कंपनी का एम्प्लॉयर जो होता है, यानी कि जो उसको जॉब दे रहा होता है, तो एम्प्लॉयर जो है वो सबसे पहले उसका वीजा मांग लेगा और अपने पास रख लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वर्कर जो है वो अब बॉन्ड लेबर बन गया है। समझ रहे हो? इसको बॉन्ड लेबर से जो है वो लिंक करो, क्योंकि अब वो वर्कर अपने एम्प्लॉयर की इजाजत के बिना ना उसकी कंपनी छोड़ सकता है, ना कतर छोड़ सकता है, ना इस शहर को छोड़ सकता है जहां पर भी ये कंपनी लोकेटेड होगी। इतना रिस्ट्रिक्शन एक वर्कर के ऊपर हुआ करता था, राइट। अगर उसको जॉब चेंज भी करनी है तो भी सबसे पहले उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसी के ऊपर बेस जो है वो जॉब चेंज कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। बट अब ये हटा दिया गया है, अबॉलिश कर दिया है इस प्रकार के कानून को। तो अब से बताया जा रहा है कि सिर्फ 1 महीने का पीरियड देना पड़ेगा उन वर्कर्स को जिन्होंने 2 साल से कम के पीरियड के लिए काम किया होगा किसी कंपनी में। सिर्फ जैसे कि ये कंपनी है, इस कंपनी के अंदर एक व्यक्ति ने 2 साल से कम के पीरियड के लिए काम किया, तो 1 महीना पहला जो है वो उसके एम्प्लॉयर को वो नोटिस दे देगा कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूं। जैसे कि इंडिया में भी होता है ना कि पहले से नोटिस दिया जाता है, या दो 1 महीने पहले या 3 महीने, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कंपनी की। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने 2 साल से कम के पीरियड के लिए काम किया होगा तो वो 1 महीने का नोटिस देंगे, और किसी व्यक्ति ने 2 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए काम किया होगा तो उनको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। अब ज्यादा पीरियड के काम करने वाले व्यक्ति को 2 महीने से मतलब 2 महीने का क्यों, और 2 साल से कम पीरियड के व्यक्ति को काम करने के लिए एक महीना ही क्यों? यानी कि ये इस प्रकार की क्यों चीज देखने को मिल रही है? यानी कि जिसने कम समय पहले ही कंपनी को ज्वाइन किया है उसको सिर्फ 1 महीने का नोटिस देना है, बट जो ज्यादा समय से उस कंपनी में काम कर रहा है तो उसको 2 महीने का क्यों देना है? तो लॉजिक लगाओ। ऑब्वियस ही बात है कि एक व्यक्ति जब इतने लंबे पीरियड में किसी कंपनी के साथ जुड़ा रहता है तो उस कंपनी के बहुत सारे ऑपरेशन उसके अंडर होते हैं, राइट। तो एकदम से अगर वो व्यक्ति छोड़ देगा तो उस कंपनी की बहुत सारी चीजें जो होंगी वो मतलब डिसबैलेंस टाइप की हो जाएंगी, यानी कि सही तरीके से फिर वो कंपनी जो है वो एकदम से अपने ऑपरेशन पर वापस से नहीं आ पाएगी, तो उस कंपनी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसीलिए 2 महीने का पीरियड, जिससे कि वो लंबे समय तक जो व्यक्ति काम कर रहा था उसके ऑल्टरनेट के तौर पर किसी और को जो है वो सिखाया जाए, ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो ये बस बेसिक चीज है। कभी कभी ऐसे भी कुछ चीजें आ जाती हैं क्योंकि कंसेप्ट जो है वो पूरे हर तरीके से अच्छे से क्लियर होने चाहिए, यही इस एग्जाम की डिमांड है। इसके अलावा मिनिमम वेजेस भी अब इंक्रीज हो जाएंगे वर्कर्स के, बताया जा रहा है 25% से वेजेस जो है वो इंक्रीज किए जा रहे हैं, राइट। 274 या फिर 1000 कतारी रियाल्स जो है वो अब हम लोग को देखने को मिलेंगे। इसमें 300 कतारी रियाल जो है वो खाने के लिए भी दिया जाएगा, और 500 कतारी रियाल जो है वो अकोमोडेशन, रहने वगैरह के लिए भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, राइट। अगर कंपनी जो है वो खाना और रहना अगर प्रोवाइड नहीं कराती है तो वो ये पैसे जो है वो प्रोवाइड कराएगी। तो ये कुछ अच्छी चीजें जो है वो लेबर रिफॉर्म्स की यहाँ पर हम लोग को कतर के अंदर देखने को मिल रही हैं। अब देखो इतनी अच्छाई कैसे आ गई कतर में? इतने सालों तक तो इसने जो है वो लेबर्स के बारे में सोचा नहीं था, अचानक से कैसे सोच रहा है ये? उसके पीछे की वजह इंटरेस्ट की होती है। देखो कोई भी, जब आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे आप, तो अगर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत समय से जो है वो बिगड़ा हुआ था, क्रिमिनल, अचानक से सुधर कैसे गया, यानी कि मतलब ब्लैक कॉलर वाला आदमी एकदम से व्हाइट कॉलर का कैसे बन गया, राइट। तो अब वो कैसे बन गया, वही आप जब आप आगे चल के ब्यूरोक्रेट बनोगे तो आपको फाइंड आउट करना है, और यही उसकी तैयारी होती है। सिविल सर्विस में ब्यूरोक्रेट्स बनोगे तो ये सब चीजें तो आपको काम करना है ना आगे चल के। तो देखो कतर जो है गाइस, इसने ये लेबर रिफॉर्म्स इसलिए इंट्रोड्यूस किए क्योंकि यहां पर 2022 में वर्ल्ड कप
होने वाला है, राइट, कतर के अंदर। अब जब वर्ल्ड कप होगा तो उसको बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा, पूरी व्यवस्थाएं वगैरह करनी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि फॉरेनर वर्कर जो है, यानी कि फॉरेन से वर्कर जो है वो कतर के अंदर आ जाए। तो इसलिए इसने लेबर रिफॉर्म्स को जो है वो कर दिया और इस प्रकार से रिलैक्स कर दी अपनी चीजें, जो पहले इस प्रकार की देखने को मिलती थी कतर के अंदर। तो ये रिलैक्स कर दिया इसने पूरी चीजें, जिससे कि अट्रैक्ट हो लोग और कतर के अंदर आकर जॉब करें, राइट। तो इसीलिए ये चीज है, कोई भी अगर चीज होती है ना, उसके आपको बैकग्राउंड पता रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने तो पता लग गया हाँ यार रिफॉर्म हो गया, अब मेंस में बाई चांस आ गया, और अगर आपने ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं एंटर करी उसमें, तो तो फिर आप मेन चीज जो है वो, मतलब जो सिविल सर्विसेज की, वो आप छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट काम की चीज है उस पर ज्यादा बिल्कुल टॉर्च मार के आपको काम करना है और उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो जब भी इसको रिवाइज करो आप, तो ये वाला जो है वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। खफाला तो आपको देखना ही देखना है, खफाला सिस्टम। तो इसके बारे में बात करते हैं, खफाला सिस्टम क्या है। तो एक ऐसा सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर देखिए, पहली बात तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं खफाला सिस्टम के अंदर, की कोई भी अगर फॉरेन गेस्ट आता है तो उसको किस प्रकार से ट्रीट करना है, उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना है। खफाला की अगर बात करें तो अरबी में खफाला का मतलब होता है गारंटी या फिर टेक केयर ऑफ, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर जो भी माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं, तो उनका जो इमिग्रेशन स्टेटस जो होता है वो लीगली बाउंड होता है एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयर के ऊपर या स्पॉन्सर के ऊपर, जिसको खफील कहते हैं। तो खफील भी याद रखना, खफील कौन है, स्पॉन्सर होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि खफील अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये, तो ये स्पॉन्सर होता है, राइट, कतर के खफाला सिस्टम के अंदर। यानी कि जो भी एम्प्लॉयर जो होता है उसको खफील जो है वो कहा जाता है। और मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए एक एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय का पूरी तरह से ख्याल रखे, इसको लेकर ये खफाला सिस्टम लाया गया था। बट ये इन प्रैक्टिस उल्टा ही हो रहा था, ख्याल रखने की जगह ये तो अब एम्प्लॉयर जो है वो अपनी मनमानी चला रहा था एम्प्लॉय के साथ। यानी कि अगर एम्प्लॉय को जॉब छोड़नी, वो नहीं छोड़ने दे रहा था, यानी कि, और अगर किसी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के साथ बदतमीजी कर दिया, कोई भी आर्ग्यूमेंट कर दिया किसी प्रकार का, तो भैया ये मान के चलो वो बॉन्डेड लेबर की तरह ही चिपका रहेगा उस कंपनी से। यानी कि वो अपनी इच्छा से कंपनी भी स्विच नहीं कर सकता, राइट, कतर के अंदर। तो ये वाला एक सिनेरियो जो है वो फिर हो गया। बट एग्जैक्टली जो खफाला है वो ये है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, फॉरेन वर्कर्स हैं, तो उनको जो है वो अच्छी तरीके से ट्रीट करो, उनको प्रोटेक्ट करके रखो। आप देखो, प्रोटेक्शन के नाम पर जो है वो यहाँ पर मनमानी टाइप की हम लोग को देखने को मिलती है। यानी कि एक प्रोटेक्शन के नाम पर एक इलीगल प्रोसेस हो रही है। आप बोल रहे हो कि आप प्रोटेक्ट करके रखो सामने वाले व्यक्ति को, और आपने सामने वाले व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया, ये कहकर कि नहीं हम तो इसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, राइट, इसलिए ये जेल में हमने इनको बंद किया कि ये बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, है ना। तो ये प्रोटेक्शन हुई कि सजा हुई, सजा ही हुई ना, ऑब्वियस ही बात है। तो ये इस चीज को इस प्रकार से देखो, खफाला के अंदर लिखी तो बात है कि फॉरेन गेस्ट को जो है वो अच्छी ट्रीट करना है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, बट प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ पर उनको बंदी बना लिया गया है, राइट। ऐसे आपको चीजों को पढ़ना है, ऐसे रिलेट करना है। और माइग्रेंट वर्कर जो है वो कंट्री के अंदर एक तो एंटर नहीं कर सकते बिना एम्प्लॉयर की इजाजत के, यानी कि जब तक कोई एम्प्लॉयर उनको हायर नहीं करेगा तब तक वो वर्कर जो है वो आ नहीं सकते, और एक बार अगर आ गए तो फिर वो जा नहीं सकते, कहीं पर मूव नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, राइट। ये वाली चीज भी है, यानी कि एक सिटी से बाहर नहीं जा सकते आप, ये मान के चलो। ये चीजें जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। और उनको रिटर्न परमिशन की आवश्यकता होती है खफील की, खफील यानी कि स्पॉन्सर या फिर एम्प्लॉयर, उसकी रिटर्न परमिशन की, तभी जाकर जो है वो एक कंपनी को छोड़ेंगे, या फिर जब तक उनको एनओसी नहीं मिल जाएगा तब तक जो है वो छोड़ भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज जो है वो हम लोग को इस खफाला सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। खफाला सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी, 1950 में। अब ऐसे सिस्टम को शुरू क्यों किया गया था, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1950 में जो इसको शुरू किया गया था मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वहां पर तेल की डिस्कवरी हुई थी, तेल की खोज हो गई थी। अब तेल मिल गया था, अब तेल मिल गया, अब तेल को पूरा मैनेज करना चाहिए वर्कर्स। अब इन्होंने वर्कर्स को जो है वो कोशिश करी कि फॉरेन से वर्कर्स जो है वो यहाँ पर आए, अट्रैक्ट किया वर्कर्स को। और वर्कर्स को जब अट्रैक्ट किया तो एक बार वर्कर आ जाए तो इनका जो है वो पर्पस ये था कि वर्कर छोड़ के ना जाए, राइट। एक बार आपने वर्कर को जो है वो रख लिया तो उसके बाद जो है वो लॉन्ग पीरियड तक जो है वो वर्कर साथ में ही रहे। तो इसलिए इन्होंने ये खफाला सिस्टम अपना शुरू कर दिया था मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज थी। और खफाला सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे कि बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, राइट, और अरब स्टेट जैसे कि जॉर्डन, लेबनान, तो यहाँ पर जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है, राइट, खफाला सिस्टम। और अभी हम देख रहे हैं कि कतर से इसको जो है वो अबॉलिश किया गया है। इसके अलावा क्या क्या चिंताएं इससे एसोसिएटेड हैं, तो काफी कुछ चीजें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। बट देखो, यहाँ पर आप जो लिखेंगे मेंस में, वो ये लिखेंगे ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो है उनका कहना है कि ये इस प्रकार का जो कानून जो कतर में हम लोग को देखने को मिलता है या गल्फ कंट्रीज में देखने को मिलता है, तो वो एक्सप्लॉइटेशन है और वो एक प्रकार का फोर्स लेबर है, बंधुआ मजदूरी है, जिसके बारे में अभी अपन ने बात करी थी। इसके अलावा मीडिया ने इसको मॉडर्न डे स्लेवरी से एसोसिएट किया। अब देखो, ये सब जो टर्म्स है ना, ये आपको याद रखने मेंस में लिखने के लिए, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आप जो है वो ये वाला आंसर लिखो, हम डिमांड कर रहे हैं ये वाले आंसर की। आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको जो है वो अपना दिमाग लगा के ये सब चीजें ऐड करनी है, क्योंकि करंट अफेयर से एसोसिएटेड है। और जब आप ऐसा करते हो अपने आंसर में, तो मजा आ जाता है आपके आंसर को देखकर
जो भी चेक कर रहा होता है उनको कि हाँ यार जो हम डिमांड कर रहे हैं, यानी कि जो सिविल सर्विसेज जो डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने आंसर लिखा है। तो सिविल सर्विसेज की डिमांड से चलना, राइट, और हमेशा करंट की चीजें जो है वो रिलेट करते चलना, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि करंट अफेयर से अगर आप चीजों को रिलेट करेंगे तो और आपने सुना भी होगा काफी सारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया उनसे भी। इसके अलावा बात करें माइग्रेंट वर्कर्स की गाइस, तो माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं, अब यहाँ पर रेफ्यूजी वाला भी एक इशू होता है। मैंने आपको बताया कि एक बार एक वर्कर को जॉब मिल गई, अब वर्कर को जॉब मिल गई तो उसका जो मालिक है वो उसके ऊपर मनमानी कर सकता है और ये वर्कर जो है वो छोड़ के जा भी नहीं सकता। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वर्कर जो है वो हताश होके जो है वो भाग जाते हैं, राइट, यानी कि कहीं पे निकल जाते हैं। अब भाग गए ना, इनके पास कोई वीजा ना कुछ, इनको कोई दूसरी अच्छी जगह पर कंपनी पर भी जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि दूसरी जगह पर एनओसी मांगा जाएगा जॉब के लिए, जो कि इनके पास है नहीं। तो ये वेरियस जो है वो स्मगलिंग वगैरह और इस प्रकार की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जीवन चलाना है, राइट। और इस प्रकार की चीजें जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। और एक और चीज, गल्फ कंट्री के अंदर ये जो जैसे एब्सकॉन्ड कर जाते हैं जब वर्कर्स, यानी कि भग भग जाते हैं, अपने बॉन्ड को ब्रीच कर देते हैं, तो उस समय हम लोग को देखने को मिलता है कि गल्फ कंट्रीज में ये चीज जो है एब्सकॉन्डिंग जो है वो क्राइम माना जाता है। यानी कि अगर आपने एग्रीमेंट ब्रीच किया, भाग गए आप इस प्रकार से, तो जब आप ये क्राइम माना जाएगा और आपको वापस अपनी कंट्री जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या फिर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, यानी कि लाइफ टाइम भी किया जा सकता है, राइट, बंद। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। एंड अगर इसमें एक और इशू भी सामने नजर आता है, जैसे कि अगर कोई वर्कर है, ये बात मैंने भी आपको पढ़ाते पढ़ाते बताई भी थी, अगर कोई वर्कर है उसका अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसके एम्प्लॉयर के साथ, स्पॉन्सर के साथ, तो एम्प्लॉयर के पास पूरी पावर है कि उसके रेसिडेंस वीजा को वो कैंसिल कर सकते हैं और उसको वापस अपनी कंट्री डिपोर्ट कर देते हैं, राइट। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। और डायरेक्टली जो इंटरनेशनल लेबर लॉज है उनके साथ भी ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इंटरनेशनल लेबर लॉज जो भी है, कानून वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसके साथ ये मैच नहीं करता, क्योंकि लेबर्स के पास, वर्कर्स के पास कोई राइट ही नहीं है, घूमने के राइट नहीं है, उनकी मोबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, बिना कफील की परमिशन के, बिना उसके अप्रूवल के ये घूम नहीं सकते, यानी कि दूसरे शहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो लिटरली एक बंधुआ मजदूरी हम लोग को देखने को मिलती है, बंदी बना के रख लिया जाता है एक प्रकार से, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक अच्छा आइडिया जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको होना चाहिए। अब बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के बारे में। तो इस टॉपिक पर थोड़ी देर से आते हैं, पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों देखने को मिला है उस चीज को आप समझ लो। सिर्फ समझना है, एग्जामिनेशन में उतना नहीं पूछाएगा, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एनएसए का काफी इंपॉर्टेंट भी है और किस वजह से आए तो उसकी एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का एक ऑर्डर जो है उसको खारिज कर दिया है। ऑर्डर ये था कि डॉक्टर कफील खान जो है गोरखपुर के, इनको अरेस्ट करके रखा हुआ था, इनके ऊपर जो है वो एनएसए लगा दिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको अरेस्ट कर दिया गया था और उनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो अभी जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको इलीगल कहा कि एनएसए का जो ये ऑर्डर है वो इलीगल है, और जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो इनके अगेंस्ट, डॉक्टर कफील खान के अगेंस्ट जो है वो दायर किया था, राइट, रजिस्टर करवाया था। तो ये कहा गया है कि वो इलीगल है और उनको जो है वो छोड़ा जाए। तो ये काफी अच्छी चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अक्सर हम लोग आज की डेट में बोलते हैं कि न्याय जो है वो होता नहीं है आजकल, यानी कि न्याय मिलने में देरी हो जाती है, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें जब सामने आती नजर आती हैं इस प्रकार की, तो उसमें जो है वो हम लोग जुडिशरी के ऊपर जो फेथ है वो इस प्रकार से बरकरार होता हुआ हम लोग को नजर आता है, दिखाई देता है। और यही वाली चीज जो फेथ वाली चीज है ना, जुडिशरी पे फेथ, तो उसके लिए आपका ये एग्जांपल मिल गया मेंस पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए भी मैंने चाहा कि ये वाला टॉपिक जो है वो आपको थोड़ा सा इस प्रकार से भी समझाऊं, राइट, कि वेरियस टॉपिक्स जो है उस पर आपको अगर एग्जाम्पल लिखना है, जैसे जुडिशरी के ऊपर फेथ, तो आप ये वाला स्टेटमेंट जो है वो लिखकर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एनएसए एक बहुत बड़ा कानून हम लोग को देखने को मिलता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें अगर कोई अरेस्ट हो जाता है ना तो बैंड बज जाती है उसकी, मतलब मान के चलो टेररिस्ट वगैरह को इस कानून के तहत जो है वो अरेस्ट किया जाता है, या फिर जो टेररिस्ट माइंडसेट जिन लोगों का होता है उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। तो एक टेररिस्ट का भी धब्बा जो है वो लग जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, अगर इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है वो अरेस्ट कर लिया हो तो भी, राइट। तो ये वाली चीज है इस प्रकार की। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो है डिक्लेयर किया है कि जो एक्सटेंशन पीरियड जो है इनके डिटेंशन का, यानी कि जो इनको जेल में जो बंद करके रखा हुआ है वो भी लीगल है, और कहा है कि इनको जेल से जो है वो बरी करो, राइट। तो ये वाली चीज जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। अब इनको क्यों बंद किया था, तो देखो गाइस, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किए थे इसके कि इनको जो है वो बंद किया जाए, जेल में बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का कहना ये था, ये फरवरी में इनको जो है वो बंद किया गया था, और इसका उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा था कि दिसंबर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोटेस्ट करते हुए ये डॉक्टर खान जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहे थे, और ये सरकार के अगेंस्ट और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट जो है ये इनकी स्पीच थी, और ये भड़काऊ स्पीच थी कि ये भड़का रहे थे लोगों को, मतलब और दंगे जो है वो क्रिएट करने की कोशिश जो है वो इनकी स्पीच के थ्रू थी। बट ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई कोशिश नहीं थी दंगे वगैरह करने की, ये इलीगल है, उनको जो है वो बरी किया जाए, राइट।
अब सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे की वजह यह थी कि डॉक्टर खान जो है गाइस वो एक विसल ब्लोअर भी है। इन्होंने कुछ समय से लगातार जो है वो वेरियस चीजों के ऊपर जो है वो अपनी आवाज उठाई थी, और उस चीज को लेकर जो है वो जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो काफी समय से जो है वो इनको टारगेट बना के रखा हुआ था उन्होंने, कफील खान को, काफी समय से। और इनको जो है वो मिल गया एक तरीका कि कैसे जो है उसको बंद करना है अंदर जेल में जो है वो इस प्रकार के व्यक्ति को, यानी कि जो भी, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी आप आगे चल के जब आप आईएएस आईपीएस बनोगे, आपके हाथ में भी इतनी पावर होगी कि आप किसी को भी जो है वो अरेस्ट करवा सकते हो। कुछ कुछ देखो, अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बट काफी बहुत सारी पावर्स भी आती हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी पावर्स को सही तरीके से उपयोग करते हैं, कुछ लोग गलत गलत तरीके से उपयोग करते हैं, राइट। ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा, जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी होती है, पावर में आती है, तो वो अपोजिशन पार्टी के मंत्रियों वगैरह को मतलब किसी भी मतलब केस वगैरह में जो है वो उलझा देती है, बंद करा देती है। तो वैसे ही हुआ कि ये जो थे उन्होंने वेरियस चीजों के ऊपर जब अपनी आवाज उठाई कफील खान ने, तो सरकार ने इनको टारगेट कर लिया था, और इनको एक मौका मिल गया जैसे ही इन्होंने अपनी स्पीच दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसको जो है वो आधार बनाते हुए इनको एनएसए के तहत जो है वो अरेस्ट करके बंद कर दिया। तो ये पूरा ओवरऑल मामला है। इसके बारे में सिर्फ जितना मैंने आपको बताया उतना ही सिर्फ आइडिया रखो, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेन आप लोग के काम की जो चीज है वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इससे बनेंगे आपके लिए क्वेश्चन। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, कोई व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया, राइट, यानी कि ये व्यक्ति जो है इसने क्राइम नहीं किया, बट इसको पकड़ के बंद कर दिया जाता है जिससे कि ये क्राइम कर ना सके। अभी इसने क्राइम नहीं किया, क्योंकि अक्सर क्या होता है व्यक्ति जब क्राइम करता है तो उसके बाद उसको सजा मिलती है, बट यहां पर क्राइम करने से पहले क्राइम को रोकने के पर्पज के लिए एक व्यक्ति को जो है वो बंद कर दिया जाता है जेल में महीनों के लिए, राइट। और इसमें अगर अथॉरिटी जो है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं किया ये व्यक्ति जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के या फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, तो फिर उसको जो है वो बंद कर दिया जाता है इस कानून के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और एक व्यक्ति जो है गाइस उसकी चार्जशीट वगैरह भी नहीं बनाई जाती, यानी कि उसके ऊपर आरोप जो है वो नहीं लगाए गए होते हैं, यानी कि उसने वो व्यक्ति जो होता है वो क्रिमिनल नहीं होता है, आरोप नहीं लगे हैं उसके ऊपर। जनरली बस उसको अरेस्ट करके बंद कर दिया जाता है जिससे कि वो क्राइम जो है वो ना करे, यानी कि क्राइम को प्रिवेंट करने के पर्पज के लिए ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि अभी मैंने आपको समझाई थी, राइट। और ये 23 सितंबर 1980 को ये कानून जो है वो हम लोग को देखने को मिला था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी सरकार के अंडर जो है ये कानून जो है वो बना था। और एनएसए के तहत क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसके आधार पर जो है वो एक व्यक्ति को जो है वो क्राइम करने से प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि किस आधार पर एक व्यक्ति जो है उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको क्राइम करने से प्रिवेंट किया जाता है। तो आधार ये हो सकते हैं, अगर वो व्यक्ति इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो इंडिया के डिफेंस पर्सपेक्टिव से उसको अरेस्ट किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इंडिया के रिलेशंस फॉरेन कंट्रीज के साथ जो है वो खराब करने की कोशिश करता है, या एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो मतलब एक व्यक्ति संदिग्ध माना जाता है कि यानी ऐसा लगता है अथॉरिटीज को कि वो सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ यार ये तो रिलेशन जो है वो खराब कर सकता है फॉरेन कंट्री के साथ, तो फिर उसको पकड़ लिया जाता है, राइट। और या फिर अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अगर फॉरेनर कोई फॉरेनर सिटीजन लंबे समय तक इंडिया के अंदर रह रहे हैं, राइट, तो उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है कि कहीं उनकी एक्टिविटीज जो है वो इस प्रकार की तो नहीं है कि इंडिया के खुफिया जो जानकारी है वो कहीं बाहर तो नहीं जो है वो शेयर कर रहे हैं दूसरी कंट्री के साथ, हमारी एनिमी कंट्री के साथ, या किसी भी कंट्री के साथ, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाहर के। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखी जाती है, निगरानी रखी जाती है, राइट। इसके अलावा अरेंजमेंट्स किया जाता है कि वो जो है वो हमारी कंट्री से जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो चले जाएं, बाहर चले जाएं, या अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर संदिग्ध अगर पाया गया तो उसको जो है वो तुरंत जो है वो निकालने के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है कि जल्दी जल्दी वो जो है वो बाहर चला जाए, राइट। तो इसके अलावा यहाँ पर ये भी होता है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया की सिक्योरिटी के लिए या फिर पब्लिक ऑर्डर को जो है वो हैम्पर करने के पर्पस के लिए अगर कुछ काम करता है इस प्रकार का, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो खराब करने के लिए अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है, या उसकी एक्टिविटीज कुछ इस प्रकार की नजर आ रही हैं कि यार वो कर सकता है ऐसा, तो भी जो है वो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके अलावा हमारी जो एसेंशियल जो कमोडिटीज वगैरह हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उसके सप्लाईज को और उसकी सर्विसेज को रोकने के लिए, या मतलब एक व्यक्ति के कुछ कारनामे एक्ट इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं कि वो हमारी कंट्री के एसेंशियल जो सर्विसेज हैं या फिर एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह जो हैं उस पर अगर बाधा बन रहा है, तभी भी उसको जो है वो इसके तहत जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है एनएसए के तहत। तो ये कुछ ग्राउंड है जिसकी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर एक व्यक्ति को बंद कर दिया, जेल में डाल दिया एनएसए के तहत, तो उसको 12 महीने तक बंद किया जा सकता है बिना किसी चार्ज लगाए उसके ऊपर, यानी कि उसने कोई आरोप नहीं किया, वो आरोपी नहीं है, बट फिर भी 12 महीने तक जो है उसको बंद किया जा सकता है। बट उस समय जो है वो बताया जा रहा है कि 12 दिन के अंदर अंदर जैसे ही एक व्यक्ति को एनएसए के तहत जो है वो बंद किया जाएगा, तो तुरंत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट कर लिया एनएसए के तहत। क्योंकि एनएसए के तहत अरेस्ट करना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की, एक व्यक्ति नेशन की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अगर ऐसा व्यक्ति अगर अरेस्ट होता है तो डेफिनेटली ऑब्वियस ही बात है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको बताना ही पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये कानून जो है वो नॉर्मल क्राइम वगैरह का नहीं है, और नॉर्मल क्राइम मतलब इवन हीनियस क्राइम का भी नहीं है कि जैसे किसी का मर्डर हो गया, कुछ हो गया, कि मर्डर वगैरह के मैटर में भी इस प्रकार से नहीं बताया जाता है। बट एनएसए नेशन की सिक्योरिटी के लिए अगर कोई खतरा है तो तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को।
और अगर स्टेट गवर्नमेंट 12 दिन के अंदर इस ऑर्डर को अप्रूव नहीं करती हैं तो सामने वाले व्यक्ति को जो है वो छोड़ दिया जाता है। बट अगर वो अप्रूव कर देती हैं तो फिर वो 12 महीने तक तो जेल में रहेगा ही रहेगा, राइट। वो डिपेंड करेगा, अप टू 12 मंथ्स है, वो डिपेंड करेगा। पहले भी जो है वो छोड़ सकते हैं अगर लगता है कि हाँ अथॉरिटीज को कि ठीक है आप जो है ये व्यक्ति नेशन की सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं होगा, तो उसको जो है वो छोड़ दिया जाता है इस प्रकार से। और एक बार अगर व्यक्ति कोई पकड़ा गया यानी कि एनएसए के तहत उसको बंद कर दिया तो 10 दिन तक उसको बताया नहीं जाएगा कि किस लिए उसको पकड़ा है। तो ये वाली चीज भी है और बहुत कड़ा कानून है ये, बहुत ज्यादा कड़ा कानून है। आप देख सकते हो कि इसमें एक व्यक्ति अगर बंद हो गया तो उसको बताया ही नहीं जाएगा 10 दिन तक। ये वाली चीज यहाँ पर मेंशन है कि क्यों उसको अरेस्ट किया है। और हालांकि एक व्यक्ति जो है वो इस चीज के लिए हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड के पास जो है वो अपील कर सकता है, और बट उसको लॉयर नहीं मिलेगा। अपील तो वो कर लेंगे बट उसको लॉयर नहीं दिया जाएगा केस लड़ने के लिए। तो ये वाली चीज भी इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। और हिस्ट्री की अगर बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन की, ये जानो पहले आप। तो देखो गाइस, कॉलोनियल एरा पर हम लोग को देखने को मिलती थी, ब्रिटिश राज पे हम लोग को देखने को मिलती थी। जब ये शुरू हुई थी उस समय बंगाल रेगुलेशन थर्ड हम लोग को 1818 का देखने को मिला था, जिस समय सरकार को पावर दे दी गई थी, ब्रिटिश सरकार को, कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए या डिफेंस पर्पस के लिए। और उस व्यक्ति की कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं हुई, यानी उस व्यक्ति का कोई ट्रायल नहीं होगा, जज के सामने जो है वो उसको पेश नहीं किया जाएगा। जैसे कि नॉर्मली हम लोग बात करते हैं रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर, अगर एक व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना मैंडेटरी है, राइट। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया तो वो व्यक्ति जो है वो 12 महीने तक जेल में रह सकते हैं, यानी कि उसको रखा जा सकता है 12 महीने तक। और इसके बाद फिर रॉलेट एक्ट 1919 भी इसी प्रकार का हम लोग को देखने को मिला था, जिसमें एक व्यक्ति को जो है वो बिना किसी ट्रायल के, एक संदिग्ध को बिना किसी ट्रायल के जो है वो अरेस्ट करके बंद किया जा सकता था। तो ये दो चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले कानून है। कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाता है कि इन फलाना ऑप्शन में से बताइए कौन से कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें एनएसए ये और ये कॉलोनियल के दो कानून और एनएसए भी हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक स्टेट की क्या कर सकती है, एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो सेटअप करेगी जब भी उनको लगता है, और एक या एक से ज्यादा भी एडवाइजरी बोर्ड जो है वो सेटअप की जा सकती है एनएसए के तहत, राइट। और हर एक बोर्ड जो होगी उसमें 3 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, और जो बताया जा रहा है कि वो जजेस हो सकते हैं हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट यहाँ पर याद रखना, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही, हाई कोर्ट की बात हो रही है। हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं वो। एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स हम लोग को 3 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। और या फिर ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जिनको जो सरकार होती है, रूलिंग पार्टी जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो सरकार बनाती है, तो वो अपॉइंट कर सकती है, राइट। ऐसे व्यक्ति को तो सरकार अपॉइंट कर सकती है, और जजेस जो है वो होना जरूरी होता है। और गवर्नमेंट जो होती है वो एक मेंबर जो है वो एडवाइजरी बोर्ड का जो है वो अपॉइंट कर सकती है, और ये जज के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि चेयरमैन होंगे इस एडवाइजरी बोर्ड के। और यूनियन टेरिटरी के मामले में जो भी पर्टिकुलर स्टेट है, यानी कि यूनियन टेरिटरी किसी स्टेट के हाई कोर्ट के जज को जो है वो ले सकती है, बट उस स्टेट गवर्नमेंट जो है वो को अप्रूव करने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पर ये वाली बात कही गई है, अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, अगर उसकी एडवाइजरी बोर्ड जो है वो अगर वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, सेटअप कर रही है, तो उसको जो है वो किसी स्टेट हाई कोर्ट के किसी जज जो है उसको लेकर आना पड़ेगा इस बॉडी के लिए, यानी कि इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, एडवाइजरी बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो उस स्टेट गवर्नमेंट जहां से ये जज आ रहे हैं उनको जो है वो अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। उनके अप्रूवल की जो है वो आवश्यकता होगी उस स्टेट गवर्नमेंट की, जिससे ये हाई कोर्ट के जज जो है वो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की एडवाइजरी बोर्ड के एज अ चेयरमैन के तौर पर या एज अ मेंबर के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको इस प्रकार की पूरी डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब जैसे कि सरकार ने जो है वो अप्रूव कर दिया 12 दिन के अंदर अंदर कि एक व्यक्ति को जो है वो एनएसए के तहत जो है वो बंद किया जा सकता है। अब सरकार ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद तुरंत जो है वो रिपोर्ट जाती है एडवाइजरी बोर्ड के पास। जो ये एडवाइजरी बोर्ड जो सेटअप की जाती है उसके पास तुरंत रिपोर्ट जाती है। रिपोर्ट में पूरे ग्राउंड्स वगैरह लिखे रहते हैं, और कहा जा रहा है कि जैसे ही वो व्यक्ति पकड़ाता है उसके 3 हफ्तों के अंदर ही अंदर सरकार को ये पूरी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करनी पड़ती है एडवाइजरी बोर्ड के पास। उसमें हर चीज मेंशन होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट किया, क्या ग्राउंड्स थे उसके अरेस्ट होने के, क्या किसी और इवन ये भी कि किसने ऑर्डर पास किया उनको अरेस्ट करने का, किस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, उनका नाम। और फिर उनको बुलाया जाता है, मीटिंग होती है पूरी, पूछताछ की जाती है कि क्यों अरेस्ट किया। उसके बाद फिर एडवाइजरी बोर्ड जो होती है, फिर वो मतलब फाइनल जो अप्रूवल होता है ना वो एडवाइजरी बोर्ड का होता है। फिर एडवाइजरी बोर्ड जो है मतलब अपने डिस्कशन करती है, और फिर उसके बाद फिर ये फैसला निकालती है कि कितने समय तक इस व्यक्ति को जो है वो जेल में बंद करके रखना है, राइट। बट अल्टीमेटली इसमें क्या होता है कि ये एडवाइजरी बोर्ड नाम की चीज हम लोग को देखने को मिलती है, बट बात वही है कि जो भी गवर्नमेंट जो होती है वहां की, यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसने एडवाइजरी बोर्ड जो है वो सेटअप किया होता है, तो उसी के ही पूरे डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये वाली चीज है यहाँ पे। और इससे क्या क्या चिंताएं हम लोग को देखने को मिलती है, देखो
नॉर्मल जब कोई भी एक व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसको काफी सारे बेसिक राइट्स जो है वो दिए जाते हैं, जैसे कि सीआरपीसी के सेक्शन 50 में ये चीज मेंशन है, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसको तुरंत बताया जाता है कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया गया, और उसके अलावा उसके पास राइट भी होता है बेल लेने का, राइट। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा इसका सेक्शन 56 और 76 सीआरपीसी का, इसमें भी मेंशन है एक व्यक्ति को जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है, राइट। तो ये भी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें भी ये दोनों चीजें ही जो है वो मेंशन है कि एक व्यक्ति को जो है वो लीगल प्रैक्टिशनर यानी एक वकील जो है वो अपनी मर्जी का मिलना चाहिए, यानी कि वो अपनी अपनी मर्जी के वकील जो है वो ले सकते हैं। बट यहाँ पर वकील का तो क्लॉज ही नहीं है कुछ एनएसए के अंदर, राइट। और ये मतलब उनकी फैमिली मेंबर से वो कंसल्ट कर सकते हैं। ये पूरी चीज आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में आपने पढ़ी होगी ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में। तो ये इतने सारे नॉर्मल केसेस में हम लोग को जो चीजें देखने को मिलती है वो यहाँ पर एनएसए में कुछ भी जो है वो नहीं दी जाती। कोई भी इस प्रकार का राइट यहाँ पर नहीं है। एक व्यक्ति को बताया नहीं जाता कि किस ग्राउंड में उसको अरेस्ट किया गया है। एक व्यक्ति को 10 दिन तक जो है वो बिल्कुल भी जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया जाता क्यों उसको अरेस्ट किया गया है, राइट। और उसके अलावा वो वकील जो है वो अपने हायर नहीं कर सकते, और 12 महीने तक जो है वो कोई भी कोर्ट कचहरी में उनकी पेशी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। उनको 12 महीने तक जो है वो बिना किसी चार्ज के जो है वो बंद किया जा सकता है, अरेस्ट करके जेल में जो है वो रखा जा सकता है। तो ऐसी कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसको कभी कभी ड्रैकोनियन लॉ के नाम से भी जाना जाता है एनएसए को, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज एनएसए से रिलेटेड क्रिस्टल क्लियर हो गई हो। एंड गाइस, एनएसए से रिलेटेड जो अभी अपन ने पढ़ा एनएसए के बारे में, उससे रिलेटेड और कुछ भी जो है वो नहीं आएगा। जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनएसए से रिलेटेड वो इतने ही पूछे जाएंगे जो अभी अपन ने पूरा डिस्कस किया है, राइट। तो यही पूरा है एनएसए का टॉपिक। इससे बाहर का आपको और कुछ जो है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट के बारे में। तो देखो, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखना, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रीलिम्स में आता है। 2017 में एक क्वेश्चन आया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ऑप्शन में लिखा था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑप्शन करेक्ट था। वैसे ही इससे रिलेटेड भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये एक ग्रुप है जिसमें 60 एमिनेंट ज्यूरिस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें सीनियर जजेस होते हैं, अटॉर्नीज होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं। और इन 60 का जो ग्रुप है उनका काम ये होता है कि कानून के थ्रू नेशन वाइज यानी कि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप करना, सेटअप करना। तो ये इसका मेन काम होता है। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। टॉपिक ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट के द्वारा कहा गया है कि जो सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण जी जो है, आपको पता हुआ पूरा मामला प्रशांत भूषण वर्सेस सीजेआई का हम लोग को देखने को मिला था। कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इवन कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया हुआ है। जिन्हें स्टूडेंट्स नहीं देखा कल का लेक्चर जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अभी मैं बता देता हूँ, 3 चीज पर फोकस करना। एक, रिव्यू पिटीशन क्या होता है, दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, तीसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। इन 3 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये 3 टॉपिक्स कहाँ कहाँ पर मिलेंगे तो वो कल का लेक्चर देख लेना, उसमें पूरी चीज जो है वो मैंने बताई हुई है, राइट। तो ये पूरा मामला हम लोग को देखने को मिला था। प्रशांत भूषण के ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा दिया गया था। इस चीज को आईसीजे ने ये कहा है कि ये गलत है, ये लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका वायलेशन है। यानी कि जो लोगों को फ्रीडम जो दे रखी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो लोगों के पास राइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इंडिया ने भी जो साइन किया है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें ये गारंटी दी जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कि लोगों को जो है वो मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो दिया जाएगा। इवन हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो कहा गया है कि उसका ये वायलेशन है, राइट। ये वायलेट जो है वो किया जा रहा है इस चीज को, मतलब लोगों के राइट्स को। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला जो है वो फाइल किया है प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट, तो ये गलत है। तो ये चीज भी जो है वो आईसीजे के द्वारा, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट के द्वारा कही गई। और इसके बारे में ऑलरेडी अपन पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। ये चीज जो है वो गलत एक प्रकार से हम लोग को देखने को मिली। और इसी चीज को लेकर आप देखिए ये पूरी चीज कितनी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर भी। बट अभी तो ये हमने बात कर ली आईसीजे के बारे में, बट अभी हम इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को भी देखेंगे, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ट्रीटी है, यानी कि एक प्रकार का एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है। काफी सारी कंट्रीज इस एग्रीमेंट को जो है वो साइन करती हैं और कर चुकी हैं। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। इंडिया ने भी इस एग्रीमेंट को जो है वो साइन किया हुआ है। अडॉप्ट किया गया था ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और ये मॉनिटर किया जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिटी के द्वारा। और इसमें जो भी पार्टीज इसको साइन करती हैं उनको अपनी कंट्री के सिटीजन्स को सिविल और पॉलिटिकल राइट जो है अपनी कंट्रीज के सिटीजन्स को प्रोवाइड कराना होता है, जिसमें राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स, राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड अ फेयर ट्रायल। तो ये कुछ चीजें जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कुछ राइट है जो कि हर जो भी कंट्री इस को साइन करती है, इस ट्रीटी को, इस एग्रीमेंट को,
उस कंट्री को अपने सिटीजन्स को ये पूरे राइट जो है वो प्रोवाइड कराना होता है। और अभी यही हुआ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट था, तो वो यहाँ पर जो है वो उसका उल्लंघन जो है वो देखने को मिला, इसलिए यहाँ पर आईसीजे के द्वारा ये वाली चीज जो है वो कही गई है, राइट। इसके अलावा आईसीसी पीआर का, पीआर जो है ये पार्ट है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि ये जो है वो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। और साथ ही साथ आईसीईएससीआर का, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स का, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, तो ये इसका पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। 1976 से ये लागू हो चुका था और इंडिया भी जो है वो इसकी मेंबर है। तो ये बस बेसिक डिटेल्स इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछी आएंगी और इतनी ही जो है वो आपको याद रखनी है, इससे बाहर का इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ नहीं आएगा। अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स से, ना हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ये अभी लॉन्च हुआ है, ये है क्या, इसको जानते हैं। काफी इजी चीज है, नाम से घबराना नहीं, आसानी से इजी भाषा में और सरल तरीके से इसको समझ लेंगे कि ये है क्या। देखो गाइस, आज की डेट में टारगेट किस पे किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, की ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमारी कंट्री में हम लोग जनरेट करें। और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का फायदा कब होगा, जब इस रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग उपयोग कर पाएंगे, राइट। तो सिंपल तौर पर ये जानना, ये एक प्रकार का नया मॉडल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें जो भी रिन्यूएबल डेवलपर्स होते हैं, जो भी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने का काम करती हैं, वो इस एनर्जी को जो है वो ओपन मार्केट में सेल कर सकती हैं बिना किसी लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के। क्योंकि देखो, अगर किसी के साथ जो है वो सेल करना रहता है, जैसे कि रिन्यूएबल कंपनी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी को ये जनरेट करती है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, डिस्कॉम के साथ एक एग्रीमेंट करेगी। डिस्कॉम यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो घर में आती है ना, तो डिस्कॉम कंपनी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, तो इनके साथ एग्रीमेंट होता है। बट ये एग्रीमेंट जो होते हैं वो काफी लॉन्ग टर्म होते हैं। बट अब जो चीज आई है, ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, तो ये ओपन मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी को सेल करने का एक तरीका हम लोग को, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल हम लोग को देखने को मिला है, जिसमें शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स जो है वो हम लोग को देखने को मिलेंगे। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, इवन डेली बेसिस के लिए भी हम लोग को देखने को मिल सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बेची जा सकती है ऐसी कंपनीज के द्वारा जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उसको जनरेट करने का काम करती है। तो इससे इसके फायदे क्या क्या होंगे, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमारी कंट्री के अंदर जनरेट भारी मात्रा में हम लोग को देखने को मिलेगी। प्रोडक्शन जो होगा रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो इस पर काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टर्स के अंदर एक मतलब इशू जो हम लोग को देखने को मिला था, वो ये था कि इन्वेस्टर जो है वो, उनको लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो है वो करना पड़ता था अगर इनको अपने पावर को जो है वो दूसरे को सप्लाई करना है तो। बट अब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की कहानी है ही नहीं, अब शॉर्ट टर्म में जो है वो पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। तो पैन इंडिया, पूरे इंडिया में ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगा। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है ये, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड, और ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। और ग्रीनिंग द इंडियन शॉर्ट टर्म पावर मार्केट, तो जो हमारा इंडिया का जो शॉर्ट टर्म पावर मार्केट है, तो उसको रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू जो है वो हम लोग एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो ये इसको लेकर ये पूरा मेन टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है। और ये मार्केट जो है गाइज, ये पहला इस प्रकार का पूरे दुनिया भर में हम लोग को मार्केट देखने को मिल रहा है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कराएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो प्रोवाइड कराएगा, राइट। और ट्रांजेक्शन जो होंगे इसके, ये जीटीएएम के थ्रू हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि बायलैटरल नेचर के, बायलैटरल यानी कि बायर्स और सेलर जो होंगे उनके बीच में एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक प्रकार का हम लोग को देखने को मिलेगा। और क्लियरली आइडेंटिफिकेशन होगा बायर्स और सेलर्स का, कि कौन होगा बायर और कौन होगा सेलर, राइट। और ये भी अवेलेबल जो है वो में किया जाएगा। और भी नई नई चीज इसमें हम लोग को एड ऑन्स के थ्रू देखने को मिलेगी, बट आपको इससे रिलेटेड एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसका एक पोर्टल भी जो है वो आगे चल के हम लोग को देखने को मिलेगा, जहां पर बायर्स और सेलर जो है वो एक साथ मिल सकते हैं। यानी कि अगर कोई बायर है, उसको रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू एनर्जी की, तो वो यहाँ पर आकर कनेक्ट कर सकता है, सेलर्स को जो है वो ढूंढ सकता है, राइट। तो ऐसी चीज भी इसमें हम लोग को देखने को मिलेगी। कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस की, यानी कि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई टर्म्स, जैसे कि हम लोग को जनरली देखने को मिलता है कई बार जो होता है, जो भी कंपनीज वगैरह जो होती हैं रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेट करती हैं, उनको डिस्कॉम को जो है एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो देना पड़ता है। बट क्या होता है कि वो उसी के लिए जो है वो पूरा काम कर रही होती है और उसी के हिसाब से अपनी कैपेसिटी जो है वो बनाती हैं। बट अब क्या होगा, ये अपनी कैपेसिटी भी इंक्रीज कर पाएंगी, जिससे कि वो ओपन मार्केट में अपनी एनर्जी जो है वो सेल कर सकें, बेच सकें, राइट। इसके अलावा जीटीएएम कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे गाइस, वो अलग अलग हम लोग को देखने को मिलेंगे, सोलार आरपीओ के भी और नॉन सोलार के भी। सोलार के अलग होंगे, नॉन सोलार के जो होंगे वो अलग अलग इस प्रकार के एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को देखने को मिलेंगे। और इन्हीं दो सेगमेंट्स के अंदर ये चीज बताई जा रही है कि ग्रीन इंट्राडे डे अहेड कंटिजेंसी
डेली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, इस प्रकार के भी कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। और इसकी प्राइस डिस्कवरी जो होगी वो भी कंटिन्यूअस बेसिस पर हम लोग को देखने को मिलेगी। जैसा कि पेट्रोल में आप देखते होंगे कि प्राइस जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो उसी प्रकार से मार्केट कंडीशन के तहत ही इसके प्राइसेस में भी चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेंगे। और इसकी जो ओपन ऑक्शनिंग जो होगी मार्केट कंडीशन को अगेन देखते हुए कि मतलब ओपन नीलामी इसकी हम लोग को देखने को मिलेगी, खुली नीलामी, राइट। तो ये इंट्रोड्यूस की जाएगी डेली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, यानी कि जिसको वीकली बेसिस पर चाहिए या जिसको डेली बेसिस पर चाहिए उसके बेसिस के ऊपर ये नीलामी होगी, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक जिसके बारे में एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि सरकार गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब सॉरी क्या टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को, यानी कि कितने साल में हम लोग को कितनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है, और उसको अलग अलग बताइएगा। सोलर एनर्जी जो है वो इतनी होनी चाहिए, जो हाइडल एनर्जी हाइड्रो एनर्जी जो है वो इतनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आपको पूरा एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक। और होमवर्क देने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो है गाइस आपको पीडीएफ मिलती है मंथली पैकेज में। इस लेक्चर का जो भी आप डेली बेसिस पर जो लेक्चर देखते हैं, तो मंथली बेसिस पर जो है वो आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, पेड सर्विसेज हैं मंथली पैकेज की, जिसकी कॉस्ट मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। एंड लेक्चर का मटेरियल होने से फायदा ये होता है, यानी कि पीडीएफ वगैरह होने से फायदा ये होता है कि आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स बनाने नहीं होते। आपका ध्यान जो होगा वो सिर्फ लेक्चर को देखने में होगा, और ये पूरे इसी तरीके से, यानी कि जिस तरीके से मैं आपको ये पूरी चीज प्रोवाइड कराता हूं उस तरीके से ही आपको पढ़ना है। और अगर आप प्रॉमिस करेंगे कि आप इसी तरीके से पढ़ेंगे तभी आप ये मंथली पैकेज लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा, क्योंकि फिर इस पैकेज का लेने का कोई मतलब नहीं है। लोग बाग जो है वो अपने पास मटेरियल्स परचेज कर करके रख लेते हैं, रखा रहता है मटेरियल, लोग पढ़ते नहीं है, और ऐसा मैं चाहता नहीं हूं। अगर आप ले रहे हो तो तभी लो जब कमिटमेंट करोगे हाँ भाई आपको पढ़ना है और एग्जाम को क्लियर करना है, तभी लेना, वरना कोई बात नहीं। और देखिए डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको यहां पर दी जाती है। मैंने जैसा आपको बताया कि आपको मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को देखने पर फोकस करना है, और कुछ मत करो, लिखने का नहीं, कुछ नहीं करना। बीच बीच में जो चीज मैं बताता हूं लिखने की वो बस लिख लो, बाकी सिर्फ और सिर्फ पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए लेक्चर को देखने में। आपने एक बार देख लिया, आप पढ़ो अपने पूरे दिन, अपने जनरल स्टडीज के टॉपिक्स ऑप्शनल की तैयारी करो, जो करना है करो पूरे दिन, यानी कि जो करना है मतलब पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद रात में सोने से पहले डिनर करने के बाद लेक्चर की पीडीएफ आपके पास होगी, उस पीडीएफ को रिवाइज कर लेना। तो आपका क्या हुआ, एक बार रिवीजन हो गया। उसके बाद आपको ऐसे ही संडे के दिन करना है। संडे के दिन जो होता है वो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको तैयारी करवाई जाती है, बेसिकली जैसे कि एक प्रीलिम्स की भी अपडेट जो है वो आपके दिमाग में चलती रहे कि किस प्रकार से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है वो आपको तैयारी करवाई जाती है संडे वाले दिन। और उसी दिन जो होता है वो पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज अपन ने कवर करी हुई है, यानी कि जितने भी लेक्चर्स देखे हैं आप लोगों ने, उसका एक सिंगल पीडीएफ आपके पास आती है, एक कंपाइलेशन होता है, सिंगल पीडीएफ होती है, और उस सिंगल पीडीएफ को ओपन करके आपको रिवाइज करना होता है। तो ये आपका दूसरा रिवीजन हो गया वीकली वाला। ऐसा ही सेम मंथली रिवीजन के लिए भी आपको एक मंथली कंपाइलेशन दिया जाता है, सिंगल पीडीएफ मंथली रिवीजन के लिए। तो आपके 3 रिवीजन हो गए, और एक टॉपिक को अगर आपने 3 बार पढ़ लिया तो ये मान के चलना कि आप उस टॉपिक को भूलोगे नहीं, राइट। और वो टॉपिक आपके दिमाग में रह जाएगा। और ये इसी प्रकार की एक्सरसाइज जो है वो इस मंथली पैकेज में आपको दी जाती है। और इतना ही नहीं, आपको जैसे ही मंथ खत्म होता है, जैसे कि अभी अगस्त मंथ जो है वो खत्म हुआ, तो 1-2 दिन के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स ने अगस्त मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया होगा उन स्टूडेंट्स को जो है वो अभी मिल जाएगी 2-1 दिन के अंदर प्रिंट फॉर्मेट में 100 पेजेस से भी कम में, इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ। तो ये यानी कि प्रिंट फ्रेंडली फॉर्मेट में, यानी कि आप जो है वो उसको प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स की जो पीडीएफ होती हैं ये काफी ज्यादा होती हैं, राइट। तो उसको जो है वो प्रिंट कराना काफी कॉस्टली हो जाता है। तो यहाँ पर 100 पेजेस से भी कम में प्रिंट जो है वो आप करा के अपने पास जो है वो उसको रख सकते हैं। तो ये पूरी चीज जो होती है उसकी कीमत मात्र मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ है। मिनिमम उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट अगर आपको लगता है कि हाँ आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप मेरी मेहनत को देखते हुए आपको जो भी कंट्रीब्यूशन ठीक लगे आप इस चैनल के लिए जो है वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है, और आप एक साथ दिसंबर तक का भी पेमेंट दे सकते हैं अगर आपको रेगुलरली पेमेंट को अवॉइड करना है। तो यानी कि हर महीने पेमेंट को अवॉइड करने की आप एक साथ जो है वो एक पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपको पिछले मंथ का चाहिए, अगस्त मंथ का, तो अगस्त मंथ की भी फाइल आपको मिल जाएगी। और कुछ दिनों में ही आपको जनवरी से लेकर जो जुलाई तक की जो प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ है वो भी मैं यहाँ पर आपकी कुछ दिनों में अवेलेबल कराऊंगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, उस पर एक्चुअली का काम चल ही रहा है, राइट। बट जो क्वालिटी जो आपको मिलेगी लेक्चर्स के अंदर, वो क्वालिटी आपको अगस्त से मिलेगी, क्योंकि देखो मैंने अगस्त से ही यहाँ पर शुरू किया है, पूरी चीज मैं आप अकेला ही मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं पूरी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो अपनी तरीके से जो है मेंटेन करके रखता हूँ। बाकी पहले जो था वो पहले की बात मैं उसकी नहीं करूंगा, बट हाँ पहले के लेक्चर्स में जो आपको पीडीएफ दी जाएंगी उस पीडीएफ में न्यूज पूरी की पूरी जो है वो आपको कवर्ड मिलेगी। न्यूज का ऐसा कुछ नहीं है सिनेरियो की न्यूज जो है वो आधी अधूरी है। न्यूज जो है वो जितनी एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी जो है वो प्रीवियसली भी कवर्ड है,
अभी चली रही है। अभी इसमें आपको क्वालिटी ये मिलेगी, जैसे कि इतने सारे जो फीचर जो मैंने भी आपको बताए ये अगस्त मंथ से अवेलेबल करा दी गए हैं। अगर आपको अगस्त मंथ की भी पूरी पीडीएफ चाहिए तो ये पूरी चीज भी आपको फोल्डर में जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये पूरी चीज है गाइस, इसके बारे में एक जनरल जानकारी मुझे आप लोग को देनी थी इस चीज के बारे में। और टॉपिक्स जो है जनरल स्टडीज के जो एज अ होमवर्क है आपके लिए, पहला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इस टॉपिक को अपन ने पिछले साल के आई थिंक अक्टूबर में किया था। अगर आपको पता हो तो आप कर लीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से रिलेटेड संडे के दिन जो है वो मैं आपको जो एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रखूंगा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का। और प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस पर्टिकुलर स्कीम को भी आप पढ़ के रखिए। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और गाइस जितने भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, जैसे कि मैं अगर आपको बोल रहा हूं हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं तो वो मतलब बनाइए, क्योंकि जो भी यहाँ पर नीचे लिखा भी रहता है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स को यहाँ पे फॉलो करते आ रहे हो और मेरे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो आपका एग्जाम क्लियर होना 100% गारंटीड है। क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आते हैं। और ये जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये टॉपिक जो है वो न्यूज में कंटिन्यूअसली बना हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया। ये टॉपिक मैं पहले भी आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो और संडे वाले दिन जैसे कि ये स्टार लगा हुआ, संडे वाले दिन इससे रिलेटेड आपके पास जो है वो क्वेश्चन आएगा, राइट, यानी कि संडे वाले लेक्चर में। तो इसलिए भी मैं यहाँ पर स्टार वगैरह लगा देता हूँ। तो चलो ये था पूरा ओवरऑल। और करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी एक चैनल है सेम इसी नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं मेरे नाम को सर्च करते हुए। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।